हाँ जी प्यारे बच्चों, ये जो वीडियो है, जो हमने लास्ट वीडियो में हमने सेकंड चैप्टर का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था सूक्ष्म जीव, उसका अब सेकंड पार्ट है ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2.4 तक हमने पढ़ लिया था। आज हम आगे पढ़ेंगे खाद्य परिरक्षण। तो अध्याय 1 में हमने ये पढ़ा था कि हम कैसे खाद्य बीजों का परिरक्षण कर सकते हैं, कैसे उनका भंडारण कर सकते हैं। अब आप देखो, हम घर पर जो हम पका हुआ भोजन है उसको हम घर पर कैसे परिरक्षण करते हैं। आपको पता है कि हम भोजन को अगर खुले और नम स्थान पर रख दें, कोई ब्रेड वगैरह हम खुली रख दें, नम स्थान पर रख दें, तो उस पर कवक हमला कर देते हैं, उस पर फफूंदी हो जाती है, वो हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं और इस तरह के भोजन से बदबू आने लग जाती है, इसका स्वाद भी खराब हो जाता है, इसका रंग रूप भी बदल जाता है। तो क्या ये जो भोजन का संदूषण है एक रासायनिक प्रक्रिया है? तो पहेली ने कुछ दिनों पहले कुछ आम खरीदे। अगर कई दिनों तक वह उन्हें खा नहीं पाई, उसने देखा कि वो सड़ गए हैं, पर उसे ये भी पता है कि दादी जो आम का अचार बनाती है वो काफी टाइम तक खराब नहीं होता है। तो अब वो थोड़ा सा कंफ्यूज है, भ्रमित है। तो चलिए हम पता करते हैं कि खाद्य संरक्षण के कुछ उपाय हैं जिनका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। पहला है रासायनिक उपाय। नमक और खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, इसलिए हम इन्हें परिरक्षक कहते हैं। परिरक्षक मतलब जिनसे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है। अब देखो बच्चों, हम नमक और खाद्य तेल का उपयोग अचार बनाने में करते हैं। और जब हम अचार बनाते हैं तो अचार बनाने से उसमें सूक्ष्म जीवों की वृद्धि नहीं होती है। हम उसमें सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड भी डाल देते हैं। जैम और स्क्वैश बनाने में हम सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग कर उन्हें संदूषित होने से बचाते हैं। नमक द्वारा परिरक्षण। जो हमारे घरों में हम आम नमक खाते हैं उसका उपयोग हम मांस मछली के परिरक्षण में करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि मांस मछली को सूखे नमक से ढक देते हैं। इसी तरह से नमक का उपयोग हम आम, आंवला, इमली के परिरक्षण में भी करते हैं। चीनी द्वारा परिरक्षण, जैसे बच्चों आपने जैम खाया होगा, जेली खाई होगी, स्क्वैश खाया होगा, तो इनमें हम क्या करते हैं, इनका परिरक्षण हम चीनी से करते हैं। जो चीनी से खाद्य पदार्थों की नमी में कमी आती है, जिसके कारण वो जो जीवाणु है उनकी वृद्धि कम होती है। तेल और सिरके द्वारा परिरक्षण। तेल और सिरके का उपयोग भी अचार को संदूषित होने से बचाने में किया जाता है, क्योंकि तेल सिरके में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं। सब्जियां, फल, मछली, मांस का परिरक्षण इस विधि द्वारा किया जाता है। गरम और ठंडा करना। आपने देखा होगा कि मम्मी दूध को उबाल कर रखती है। उबालने से अनेक सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार हम अपना भोजन रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में रखते हैं, तो अब वहां पे रेफ्रिजरेटर में तापमान कम होता है, इसलिए वहां पे सूक्ष्म जीव कम होते हैं। थैलियों में आने वाला दूध संदूषित नहीं होता है। जब मैंने मम्मी से पूछा तो मम्मी ने बताया कि ये दूध पाश्चरीकृत है। पाश्चरीकरण क्या है? पाश्चरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसमें दूध को 70 डिग्री टेम्परेचर पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर फटाफट ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस क्रिया की खोज लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसे पाश्चरीकरण कहते हैं। भंडारण और पैकिंग। आजकल मेवे और सब्जियां भी वायुरोधी सील किए गए पैकेटों में बेचे जाते हैं। एयर टाइट पैकेट, जैसे भुजिया वगैरह आपने देखा होगा, ऊपर जिप लॉक होता है, इससे भी सूक्ष्म जीवों से हमारी रक्षा होती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण। आपने कक्षा 6 और 7 में राइजोबियम जीवाणु के बारे में पढ़ा है, जो लेग्यूम पौधों दलहन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। स्मरण कीजिए, राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रंथिकाओं में रहता है, जैसे सेम और मटर, जो एक सहजीविता है। कभी कभी तड़ित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। तड़ित विद्युत क्या होती है? जो ऊपर से बिजली गिरती है। पर आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में स्थिर रहती है। आपको आश्चर्य होगा ऐसा कैसे संभव है। इसके विषय में हम अगले भाग में समझते हैं।
अब देखो बच्चों, ये सेम या मटर के पौधे की जड़ें हैं और यहाँ पर आपको देखोगे ना, आपको छोटी छोटी सी कुछ गोल गोल से भी पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, ये जड़ ग्रंथिकाएं हैं। नाइट्रोजन चक्र, हमारे वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्यक संघटक है, जो प्रोटीन, पर्णहरित, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन में उपस्थित होता है। पौधे और जंतु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोग सीधे नहीं कर सकते हैं। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और नील हरे शैवाल वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में बदल जाती है तो पौधे इसका उपयोग मिट्टी में से जड़ तंत्र द्वारा करते हैं। इसके पश्चात अवशोषित नाइट्रोजन का उपयोग प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में करते हैं। पौधों पर निर्भर करने वाले जंतु उनसे प्रोटीन और अन्य नाइट्रोजन यौगिक प्राप्त कर लेते हैं। कैसे करते हैं देखो, मैं आपको चित्र से दिखाता हूं। ये है बच्चों नाइट्रोजन चक्र, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखो, वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन है 78% हमारे यहाँ पे 78% नाइट्रोजन है। ये नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन को जीवाणु और नील हरित शैवाल इनका स्थिरीकरण करते हैं और इन्हें नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देते हैं। ये यौगिक कहाँ पे उपस्थित है? मिट्टी में है। नंबर एक तरीका तो ये है कि वायुमंडल की नाइट्रोजन को नील हरित शैवाल स्थिरीकरण कर नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देते हैं और ये मिट्टी में आ जाती है। या तड़ी द्वारा बिजली से नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है, वो भी मिट्टी में होता है। अब यहाँ से जो मिट्टी में नाइट्रोजन है इसे पौधे ले लेते हैं, पौधों को जंतु खाते हैं और जंतु जब मर जाते हैं या गैस छोड़ते हैं तो उससे क्या है, उनके मरने के बाद जो नाइट्रोजन है वो वापस मिट्टी में आ जाता है। और इसके बाद में ये जो नाइट्रोजन है इसको जीवाणु गैसीय नाइट्रोजन में बदल देते हैं और गैसीय नाइट्रोजन जाकर वापस वायुमंडल में मिल जाती है। इस तरह से वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। पौधों और जंतुओं की मृत्यु के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवाणु और कवक नाइट्रोजन अपशिष्ट को नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देते हैं, जो पौधों द्वारा पुनः उपयोग होता है। कुछ विशिष्ट जीवाणु नाइट्रोजन यौगिक को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं, जो वापस वायुमंडल में चली जाती है। इस तरह वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है। तो बच्चों, अब इस चैप्टर में हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा, एक तो हमने सीखी कुछ शब्द: शैवाल, प्रतिजैविक, प्रतिरक्षी, जीवाणु, वाहक, संक्रामक रोग, किण्वन, कवक, लैक्टोबैसिलस, सूक्ष्म जीव, नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, पाश्चरीकरण, रोगजनक परिरक्षण, प्रोटोजोआ, राइजोबियम, टीका यानी वैक्सीन, विषाणु, यीस्ट, खमीर। एक तो हमने बच्चों ये सीखा। दूसरा हमने क्या सीखा कि सूक्ष्म जीव बहुत छोटे होते हैं और बिना यंत्र की सहायता से हमें आंखों से दिखाई नहीं देती हैं। ये बर्फीले ठंडे मौसम से लेकर गर्म पानी के झरनों, मरुस्थल से लेकर रेगिस्तान से लेकर दलदल, हर तरह के वातावरण में जिंदा रहते हैं। बड़ी सख्त जान होते हैं। सूक्ष्म जीव वायु, जल, मिट्टी, पौधों और जंतुओं के शरीर में पाए जाते हैं। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होते हैं। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इनसे अलग है पर फिर भी इन्हें भी सूक्ष्म जीवों में शामिल कर लेते हैं। विषाणु केवल परपोषी जैसे जीवाणु, पादप और जंतु में गुणन करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव औषधि और अल्कोहल के उत्पादन में प्रयोग होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जैविक कचरे जैसे मृत पौधे और जंतु अपशिष्ट को बदलकर सरल पदार्थों में बदल देते हैं, वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। प्रोटोजोआ अतिसार, मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को जहरीला बना देते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव लेग्यूम पौधे की जड़ों ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। ये वायुमंडल नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर कर देते हैं, जिससे मिट्टी की उपजाऊपन में बढ़ोतरी होती है। मिट्टी में कुछ जीवाणु उपस्थित है जैसे नील हरे शैवाल, ये वायुमंडल के नाइट्रोजन को स्थिर कर नाइट्रोजन यौगिकों में बदल देते हैं। और कुछ विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिकों को नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं, जिसका निर्मोचन वायुमंडल में होता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारा ये जो दूसरा पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।